पहले यूनिट 1 है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, सेकंड है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, थर्ड है स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फोर्थ है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स, फिफ्थ है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सिक्स्थ है फिनांस, सेवंथ है स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट, एट्थ है मार्केटिंग मैनेजमेंट, नाइन्थ है इंटरनेशनल बिजनेस और टेंथ है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एक एक करके हम इस क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए। आप मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एक यूनिट काफी चीजों को कंसिस्ट करता है। काफी चीजें कौन सी है, कौन सी कॉन्सेप्ट्स, प्रोसेस, थ्योरीज, अप्रोचेस, मैनेजमेंट रूल्स, स्किल्स। क्लास 11th का और प्लस क्लास 12th का ये इंक्लूड करता है कि कौन सी थ्योरीज होती हैं, फंक्शंस क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के प्रोसेस क्या है, टाइप्स कौन सी है, बैरियर कौन सी आती है। इसके बाद डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, टेक्निक्स, टूल्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, अथॉरिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये पूरा क्लास 11th और 12th का कंसिस्ट है। उसके बाद इकोनॉमिक्स आ जाती है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स में। सिर्फ फर्स्ट यूनिट के अंदर मैनेजमेंट नहीं आ रहा, इसके साथ और भी चीजें आ रही है। मैनेजर इकोनॉमिक्स आ रही है, डिमांड एनालिसिस, नेशनल इनकम, एथिकल इश्यूज एंड डिलेमा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपकी होती है फर्स्ट यूनिट, जो कि दो यूनिट्स को लेके चलती है, दो बुक्स कंसिस्ट करती है। फर्स्ट मैनेजमेंट क्लास 11th एंड 12th का, एंड द सेकंड मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स, मैनेजर इकोनॉमिक्स। हम सेकंड यूनिट देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसको हम सिंपली बोलते हैं ओबी। ओबी के अंदर क्या है, सिग्निफिकेंस थ्योरीज आ रही है, बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका परसेप्शन क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है। इसमें से क्वेश्चंस थ्योरेटिकल बेस्ड ही आते हैं, क्योंकि दोनों ही यूनिट थ्योरी बेस्ड है। ग्रुप बिहेवियर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, वर्कफोर्स क्या होता है, क्रॉस कल्चरल बिहेवियर, इमोशंस क्या होते हैं, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ओबी के अंदर ग्रुप और इंडिविजुअल के साथ साथ जो हम लेंगे वो आता है एचआरएम। कि एचआरएम क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, रिसेंट ट्रेंड्स क्या है, प्लानिंग क्या होती है, करियर प्लानिंग क्या होती है, रिक्रूटमेंट। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव, और सिलेक्शन इज द पॉजिटिव प्रोसेस और नेगेटिव। तो रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव, क्योंकि हम इसके अंदर बोल रहे हैं कि सब लोग उस एप्लीकेशन को फिलअप कीजिए। एंड द सिलेक्शन, सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को क्या कर रहे हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हैं और सबको एक्सक्लूड कर रहे हैं। देन इंडक्शंस क्या होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। जॉब एनालिसिस क्या होता है, जॉब इवेल्युएशन क्या होता है, कंपनसेशन मैनेजमेंट, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। ठीक है, कि जॉब को इवेल्युएट कैसे करें, कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा, जॉब को एनालाइज करना भी बोलते हैं, कि जेडी बनाना, कि जॉब ये निकली है, इसके अंदर आपको क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाता है। इवेल्युएशन, आप उसकी सैलरी कैसे निकालोगे, कि इस बंदे की सैलरी ये होनी चाहिए, दैट इज जॉब इवेल्युएशन। उसके बाद कंपनसेशन, उसको क्या कंपनसेट करना है, वो होता है कंपनसेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट यूनिट है हमारी, ये दो यूनिट थी। थर्ड यूनिट है स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये एचआरएम को स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ना है। ठीक है, हमें स्ट्रेटेजीज कौन सी होती है, परफॉर्मेंस कैसा होता है, अप्रेजल कैसे कैसे लोगों का होता है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट स्किल्स कौन से चाहिए होते हैं, उसका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा हो, अगर एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ झगड़े हो जाते हैं, उसकी ग्रीवेंसेस कैसे होगी, लेबर वेलफेयर कैसे होगा। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड बनाया जाता है, कि भाई अगर एक वर्कर है, वो एक काम कर रहा है, काम करते करते उसको चोट लग गई, तो अगर मान लो उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया, तो उस हादसे को कैसे ठीक किया जाएगा, उसके लिए एक वेलफेयर बनाया जाता है, उसकी सोशल सिक्योरिटी कैसे होगी। उसके बाद ट्रेड यूनियंस क्या होती है, जैसे आप कई बार सुनते हो कि इस कंपनी में काम बंद हो गया है क्योंकि लोगों ने ट्रेड यूनियंस बना ली है। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होते हैं पढ़ते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ग्रीन एचआरएम पढ़ते हैं। तो सब कुछ इसके अंदर एचआरएम का स्ट्रेटेजिक रोल्स आते हैं। फोर्थ यूनिट है आपकी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स। इसके अंदर आपका आता है बेसिकली क्लास 11th और 12th का अकाउंटिंग आते हैं, और उसके साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जैसे आप पढ़ोगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हम इशू के हैं आईसीआई ने। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल्स हो गए जो कि हम बेसिकली अकाउंट्स बनाते समय फॉलो करते हैं। फिर हम 11th में से ही पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट कैसे बनेंगी, रेशियो एनालिसिस कैसे करेंगे, फंड एनालिसिस कैसे करेंगे। उसके बाद मैनेजरियल कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है। उसके बाद क्या चीज आ रही है, आपने पढ़ा अकाउंट्स, देन कौन सा आया कॉस्ट,
उसके बाद आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब आपकी कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेजेस कौन सी होती है, उसके बाद फाइनेंशियल ब्रेक इवन एंड इंडिफरेंसेस लेवल कौन से होते हैं, ये सब कुछ आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स में। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आता है कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, डिसीजंस, टाइप्स कौन से होते हैं, स्वॉट एनालिसिस कौन सा होता है, बीसीजी मैट्रिक्स आती है। बेसिकली इसके अंदर मार्केटिंग भी आती है, मतलब बेसिकली क्या इसके अंदर मार्केटिंग ही आ रही है कि इसके अंदर पेस्ट क्या होता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, वैल्यू चेन सिस्टम्स क्या होता है, मैट्रिक्स आती है। उसके बाद चैलेंजेस और चेंजेस आते हैं, मार्केटिंग आता है, ट्रेंड एंड टास्क, कस्टमर्स, सेगमेंटेशन क्या आता है, पोजिशनिंग क्या होती है, टारगेटिंग क्या होती है, प्रोडक्ट डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। उसके बाद प्लेस एंड प्रमोशंस डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, सेल्स, सेल्स और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, मार्केटिंग, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, ये सब कुछ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है। तो नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी फिनांस। फिनांस के अंदर आता है हमारे पास टाइम प्रेफरेंसेस ऑफ मनी, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स की वैल्यूएशन कैसे की जाए, शेयर्स की कैसे की जाए, रिस्क एंड रिटर्न्स क्या होता है, कैपिटल बजटिंग की एक कंपनी अगर डिसाइड कर रही है कि उसे इतना कैपिटल चाहिए तो कितना वो शेयर होल्डर से लेगी, कितना वो डेट लेगी, ये सब कुछ उसमें इवेलुएट किया जाता है। डिविडेंड की थ्योरीज क्या रहेगी, कंपनी कितना डिविडेंड देना चाहिए और कितना डिविडेंड रिटेन करना चाहिए, कितना आपको अदर वेंचर्स में लगाना चाहिए, मर्जर्स कब होते हैं, एक्विजिशंस कब होते हैं। उसके बाद आता है इसके अंदर CAPM कब होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आता है कि आप पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करेंगे। उसके बाद ऑप्शंस, ऑप्शन, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं वो आता है। वर्किंग कैपिटल, एक कंपनी के अंदर वर्किंग कैपिटल कितने होने चाहिए कि आपका बिजनेस सही से चलता रहे, रन करता रहे, तो कैश कितना होना चाहिए आपको डिटरमाइन डिटरमाइन करना पड़ता है। पेबल्स कितना होना चाहिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैसी है कि आज मेरे को एक डॉलर के बदले 80 रुपीज देने पड़ रहे हैं, तो ये सब कुछ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कौन सी होती है, सब कुछ इसके अंदर आता है। फाइनेंस के अंदर टोटली फिनांस प्लस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स वगैरह आती है। इसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट। स्टैटिस्टिक्स आपका 3 टाइप से आता है इसके अंदर, क्लास 11th क्लास, देन आपका ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन। क्या क्या चीजें आती है, सेंटर टेंडेंसी क्या होती है, डिस्पर्जन, प्रोबेबिलिटी आती है आपकी। उसके बाद डेटा को कलेक्ट कैसे करोगे, क्वेश्चनियर कैसे बनाओगे, शेड्यूल्स क्या होते हैं, सैम्पलिंग कौन सी होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कौन सी होती है, ये आपका है पहले डेटा कलेक्शन वगैरह, ये सब कुछ किसमें से आया, क्लास 11th 12th में से। देन आपका क्या आया इसके अंदर, सेंटर टेंडेंसी, डिस्पर्जन निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालना, ग्रेजुएशन का। देन आपके पास आए टेस्ट, T टेस्ट, जेड टेस्ट, F टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, कोरिलेशन एंड डिग्रेशन, ये किस में से आया सारा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में से। उसके बाद आता है इसके अंदर EPR मॉडल्स, क्वालिटी मैनेजमेंट, स्टैटिकल क्वालिटी, इसके अंदर कॉस्टिंग का भी कुछ पार्ट आ रहा है, जैसे काइजन कॉस्टिंग, बेंचमार्क क्या होते हैं, ऑपरेशनल रिसर्च आ रही है इसके अंदर, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग आ रही है, EPR मॉडल्स, ये सब कुछ किसके अंदर है, स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट के अंदर। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि एक यूनिट नहीं, 2 यूनिट्स आ रही है। नेक्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग के अंदर कंज्यूमर की थ्योरीज, बिहेवियर्स कैसा होता है, ब्रांड मैनेजमेंट क्या होता है, लॉजिस्टिकल एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप क्या होता है, रिटेल मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है, ट्रेंड्स क्या है मार्केटिंग में, ई मार्केटिंग क्या है, ग्रीन मार्केटिंग क्या है, एंट्री मॉडल क्या होता है, प्लानिंग मार्केटिंग, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशंस, ये सब मार्केटिंग आती है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो ये सब कुछ आपका आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट यूनिट है इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में क्या हुआ कि भाई आप इंटरनेशनली बिजनेस कैसे करो, जैसे अगर मैं आज अमेरिका के साथ बिजनेस करना चाहूँ तो कुछ एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। एशिया एशिया स्पेसिफिक ने नाफ्टा, साफ्टा, ये ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो उसको देखती है, IMF, ठीक है, ये सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक, एग्जिट पॉलिसीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज कौन सी हो गई। फिर अगर जो फोन MNCs आ रही है वो हमारी किस में इन्वेस्ट कर रही है, उनका बेनिफिट क्या है, उनकी कॉस्ट क्या है, MNCs है वो किस में पैसे डाल रही है हमारे, अगर पोर्टफोलियो में डाल रही है इसका मतलब शेयर्स खरीद रही है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मतलब वो कंपनी बना रहे हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन की थ्योरीज क्या है, वो सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। डाटा वेयर हाउस क्या होता है, माइनिंग्स क्या होती है, मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज चेंज क्या होते हैं, वो सब कुछ किसके अंदर आता है, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आता है। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, उसका टाइप्स क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप की थ्योरीज कौन कौन सी है,
उसका प्रोसेस क्या रहता है, और एंटरप्रेन्योरशिप कैसे कैसे आजकल डेवलप हो रही है, वुमन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, बिजनेस में क्या क्या इनोवेटिव्स हो रहे हैं, बिजनेस प्लान क्या हो रहे हैं, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या होती है, उसके बाद माइक्रो, मैक्रो, स्मॉल इंडस्ट्रीज, उसके बाद स्मॉल इंडस्ट्रीज की सिकनेसेस क्या है, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इनको पैसे देते हैं, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर को कौन लोन देता है, जैसे रूरल बैंक्स होते हैं, नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, उसके बाद आपके आरबीआई है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स है। ठीक है, ये सब कुछ हम किसके अंदर पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कौन कौन से बैंक उसमें हेल्प कर रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ बैंक्स, मतलब इसके अंदर बैंकिंग वाली भी चीजें पूरी हम पढ़ेंगे। तो ये थी हमारी 10 यूनिट्स जिसके अंदर जो खत्म होती है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर। अभी तक आपने जितना देखा उसमें ये पता चला कि हमें सिर्फ 10 यूनिट्स को नहीं पढ़ना, 10 यूनिट्स के अंदर एक एक यूनिट के अंदर दो दो बुक कंसिस्ट की गई है, तो हमें उसमें सब्जेक्ट्स देखने के क्या क्या कवर हो रहा है। जैसे अभी लास्ट यूनिट की बात करूं तो एंटरप्रेन्योरशिप तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस उसके साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक्स, मतलब बैंक्स वाली भी यूनिट इसके साथ एड ऑन की गई है। तो हमें ये देख के सिलेबस क्लियर होना चाहिए कि भाई कि कौन सा सिलेबस है जो हमें क्लियर करना है, जिसको हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है, फिर हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट, कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और मैनेजमेंट के लिए स्टैटिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन, देखिए अब स्क्रीन पर है। अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड गॉर्डन, स्टैटिस्टिक्स इज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। देखिए स्टैटिस्टिक्स, अगर मैं बोलती हूँ स्टैटिस्टिक्स, तो आप लोगों को एक ही चीज समझ में आती है, न्यूमेरिकल वैल्यूएशन किसी भी चीज की। तो स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली क्या होता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है। सपोज मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोग एक विलेज में गए और वहां पर 1000 लोग हैं, आपको ये देखना है कि उसमें मेल कितने, फीमेल कितने, ओल्ड एज कितने हैं। ठीक है, मेल, फीमेल, ओल्ड एज और चिल्ड्रन, चार चीजें देखनी है। तो आप क्या करोगे, पहले कलेक्ट करोगे, देन उसको एक टेबल में प्रेजेंट करोगे, उसके बाद उसको एनालिसिस करोगे, देन आप इंटरप्रिटेशन करोगे। तो इसमें डिफरेंस क्या है, डेटा डेटा को कलेक्ट करना कि मेल फीमेल इतने थे, वो कलेक्शन हो गया। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन आपने पाई चार्ट बनाया, हिस्टोग्राम बनाया, उस सब में आपने रिप्रेजेंट किया कि भाई मेल ये थे, फीमेल ये थे, सब कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो क्या हो गया, प्रेजेंटेशन। एनालाइज, उसके बाद आप ये निकाल रहे हो कि भाई गांव में मेल इतने थे, फीमेल इतनी थी, परसेंटेज में, कि मेल थी 50%, मेल थे 50%, तो 50% क्या थी, फीमेल थी। उसके अंदर टोटल में 25% लोग ओल्ड एज थे, टोटल में 50%, 35% क्या थे, बच्चे, 35% क्या थे, बूढ़े थे, ओल्ड एज थे। तो ये आप एक परसेंटेज निकाल रहे हो, डेट इज एनालाइज करना। उसके बाद इंटरप्रिटेशन करना, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, आप उस इंफॉर्मेशन को एक सिंपली डाल दोगे कि भाई एक विलेज में ये चीजें थी और यहाँ से आपको ये निकला कि वहां पर मेल्स ज्यादा थे, फीमेल्स कम थी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इंटरप्रिटेशन करना। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले देखिए स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग को भी दो टाइप से डिफाइन किया गया, स्टैटिस्टिक प्लूरल फॉर्म में, स्टैटिस्टिक सिंगुलर फॉर्म में। सबसे पहले पढ़ते हैं प्लूरल फॉर्म, देन पढ़ेंगे सिंगुलर फॉर्म। प्लूरल फॉर्म कहते हैं न्यूमेरिकल फैक्ट्स, खत्म, डेफिनेशन खत्म। सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स क्या है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स, मतलब जो भी आप न्यूमेरिकली ले रहे हो वो स्टैटिस्टिक्स है। बट सिंगुलर कह रहे हैं नो, खाली न्यूमेरिकल डाटा स्टैटिस्टिक सिंगुलर नहीं होता, उसके अंदर क्या आता है, जिसके अंदर आप डेटा को कलेक्ट करते हो वही स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को एनालाइज करना, डेटा को प्रेजेंट करना, डेटा को इंटरप्रेट करना, जिससे आप डिसीजंस ले सको, वो क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर फॉर्म। तो प्लूरल न्यूमेरिकल डाटा, सिंगुलर पूरी डेफिनेशन, डेटा को कलेक्ट, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये सब कुछ किसके अंदर आता है, स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग के अंदर। फीचर्स क्या है, फीचर्स क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या क्या आता है। स्टैटिस्टिक्स इट इन्वॉल्व्स नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स के अंदर नंबर्स आते हैं। एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स का एग्रीगेट होता है। देखिए इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन होता है जिसको हम एग्रीगेट करके निकालते हैं। एग्रीगेट कर मतलब उसका मीन निकालते हैं, उसको एड ऑन करके बताते हैं। जैसे हम ये बोल रहे हैं कि एक देश में इतना, मतलब यहाँ पर सब कुछ को एग्रीगेट, कि एक क्लास में टेस्ट लिया, 50 बच्चे थे, उनके मार्क्स क्या है, तो हमने बोला ऑन एन एवरेज सबके मार्क्स 35 आए, तो उसका मतलब 35 से कुछ ज्यादा थे, कुछ 35 से कम थे।
तो ये एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स होता है। कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, जो स्टैट्स होता है उसके अंदर जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है कि हमारा स्पेसिफिक पर्पस ये है और हम इसी के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद है कलेक्टिंग इन सिस्टमैटिक मैनर। देखो सिस्टमैटिक मैनर का मतलब क्या आता है कि आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो ऐसा नहीं है यहाँ का छोड़ा वहां का कलेक्ट किया, वहां का छोड़ा यहाँ का कलेक्ट किया। आप एक सिस्टम के अकॉर्डिंग जाते हो। सपोज अगर मुझसे बोला गया कि विलेज में आपको पॉपुलेशन देखनी है, तो मैंने डिसाइड किया कि हर फिफ्थ हाउस की मैं क्या करूंगी, काउंटिंग करूंगी। तो मैं फिफ्थ हाउस की थी, फिर फिफ्थ हाउस के लिए, फिर फिफ्थ हाउस के लिए, तो मैं सिस्टमैटिक वे में जा रही हूँ कि मेरा सिस्टम फॉलो कर रहा है पांच, कि हर फिफ्थ मेंबर का मैं डेटा कलेक्ट करें। नेक्स्ट क्या है, देखिए हर चीज के फायदे हैं तो हर चीज के लॉस भी है, इसके हमारे पास लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशन है, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर हम क्वालिटेटिव चीजों को नहीं लेते क्योंकि स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल चीजों को ही लेता है। हम ये नहीं बोल रहे वो काला है गोरा है, ये चीजें हम इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ क्वांटिटेटिव लेते हैं। उसके बाद रिजल्ट में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बायसनेस। देखिए बायसनेस को बोलते हैं पक्षपात करना। अगर आपको चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स आप निकाल रहे हो वही इंफॉर्मेशन ले रहे हो जो कि आपको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपके लिए सुटेबल है, कलेक्ट करना सुटेबल है, तो ये किसकी लिमिटेशन हो जाती है कि आप बायसनेस वहां पर शो कर रहे हो। रिजल्ट्स आर ट्रूली ऑन एवरेज, ट्रू ओनली ऑन एवरेज। इसका मतलब जो रिजल्ट्स होते हैं वो ऑन एन एवरेज बेसिस पर ट्रू होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 35 मार्क्स सभी के 35 नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ऑन एन एवरेज 35 से ज्यादा भी है, 35 से कम भी आ रहे हैं, लेकिन 35 लिया हुआ है बीच का पॉइंट, तो ये ऑन एन एवरेज ही सही होता है, तो ये किसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है ब्रांचेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की दो ब्रांचेज हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल का डिफरेंसेस क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव क्या होती है जो कि डिस्क्राइब करती है, और इन्फ्रेंशियल, देखिए सबसे पहले दो चीजों से मीनिंग समझते हैं, इसको पढ़ने से पहले सिंपली समझना। जो ग्रेजुएशन में पढ़ी थी वो डिस्क्रिप्टिव है, जो एम कॉम में जो एमबीए में पढ़ रहे हैं वो इन्फ्रेंशनल है। कैसे, डिस्क्रिप्टिव आपको ये बताती है कि डेटा कलेक्ट कैसे किया जाएगा, इन्फ्रेंशनल में हाइपोथेसिस आ जाती है। तो पढ़ के अभी मेन मीनिंग क्या है, कि ऑब्जेक्ट क्या है, कंसर्न क्या है, सब कुछ पढ़ते हैं। देखिए डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब एंड समराइज डेटा विच माइट शो ट्रेंड स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर हम मीन मीडियन मोड निकाल रहे हैं, उसको समराइज कर रहे हैं, एक विलेज की इंफॉर्मेशन को हम छोटे से पॉइंट्स पे लिख रहे हैं कि भाई ये चीज ये हुई थी, तो हम इसके अंदर डिस्क्राइब कर रहे हैं। इन्फ्रेंशनल, इन्फ्रेंशनल मतलब क्या है कि हम सैंपल के बेसिस पर जनरलाइज कर रहे हैं। सैंपल के बेसिस पर क्या, कि मैंने कोविड वैक्सीन लगाई ए को, कोविड वैक्सीन लगाई बी को, तो इसका मतलब दोनों को कोविड से सेफ हो गए, तो वो जनरलाइज कर दिया कि जो भी कोविड वैक्सीन लगाएगा वो भी कोविड से सेफ हो जाएगा। तो ये किस में आती है, इन्फ्रेंशनल में आती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, इसके अंदर हम कंक्लूजन निकालते हैं, किसके अंदर, इन्फ्रेंशनल के अंदर। इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव के अंदर केवल कलेक्ट किया जाता है, समराइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, ये होती है डिस्क्रिप्टिव। इन्फ्रेंशनल के अंदर कंक्लूजन निकाले जाते हैं, कंपैरिजन किए जाते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिग्रेशन देखा जाता है, इसके अंदर को इसके अंदर कोरिलेशन देखा जाता है, वो आता है इन्फ्रेंशनल के अंदर। इसका मतलब क्या है, फंक्शन क्या है, इट एक्सप्लेन द डेटा व्हिच इज ऑलरेडी नोन टू समराइज सैंपल। इसका मतलब क्या है, जो हम जानते हैं उसको सैंपल को समराइज करने का काम है। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, कंक्लूड करना होता है पॉपुलेशन। फाइनल रिजल्ट इसके अंदर चार्ट्स एंड टेबल्स बनाए जाते हैं, इसके अंदर प्रोबेबिलिटीज बनाई जाती है, ठीक है, इन्फ्रेंशियल के अंदर। टूल यूज्ड क्या होते हैं इसके अंदर, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन, मतलब क्लास कॉलेज में जो पढ़ा था, ग्रेजुएशन में टेंडेंसी और डिस्पर्सन, वो किस में आ गया, डिस्क्रिप्टिव में। हाइपोथेसिस, एनोवा हाइपोथेसिस, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ये सब कुछ किसके अंदर आते हैं, इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। देखिए हमारे टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। द टेंडेंसी फॉर द वैल्यूज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल टू वेरिएबल टू क्लस्टर अराउंड इट्स मीन मीडियन एंड मोड। तो देखिए आप क्या कर रहे हो, रैंडम वेरिएबल का मीन मीडियन एंड मोड निकाल रहे हो, तो उसको बोलते हैं उसके सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट करना। इसके क्या होते हैं, दो टाइप से होती है, पोजिशनल और मैथमेटिकल। पोजिशनल कितनी होती है, दो टाइप्स की होती है, अगेन मोड एंड मीडियन, और मैथमेटिकल में होता है मीन। मोड एंड मीडियन पोजिशनल बताते हैं, किसी की पोजीशन बताते हैं, और मैथमेटिकल में आप मीन निकाल के दिखाते हो कि इसका मीन ये निकला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि मीन, मीन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। तो मीन आपका होता है तीन टाइप का, फर्स्ट है अर्थमेटिक मीन, सेकंड है ज्योमेट्रिक मीन, एंड थर्ड है हार्मोनिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है,
फिर हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि हार्मोनिक मीन क्या होता है। तो सबसे पहले मीन समझते हैं। मीन होती है सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, मीन क्या होती है? आपकी सेंट्रल वैल्यू। देखिए, मीन का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर इसको बताते हैं। देखिए, द मीनिंग ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। अगर आप क्या ले रहे हो, एवरेज वैल्यू ले रहे हो किसी भी डेटा सेट की, तो उसे क्या बोलेंगे? मीन बोला जाएगा। ठीक है, उसे बोला जाएगा मीन, एवरेज वैल्यू किसी भी डेटा सेट की। इसमें कैसे निकाला जाता है मीन? जब स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे, स्टार्टिंग मतलब बचपन से, कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये क्या निकल गया? और डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या निकला? उसका मीन निकला। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? मीन। अब ये क्या है? मीन हमारे लिए बेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल मेजर है। ठीक है, इजी टू कैलकुलेट है, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर होता है। इसके अंदर जो आपने डिजिट्स लिए हैं वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर लिए हैं। सेट बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक क्वेश्चन लीजिए जिसके अंदर 1 2 + 3 + 4 + 5 है, तो इसका मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 है, तो उसका क्या निकला? मीडियन। मीन क्या निकलेगा? ऐड करोगे पांचों डिजिट को, डिवाइडेड क्या कर दोगे? 5, तो कितना निकल जाएगा आपका? 3 मीडियन। लेकिन अगर आप उसमें लास्ट वैल्यू को ही बड़ा दिखा देते हो, तो आपका जो मीन है वो चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर उसमें आप डेटा में बड़ी वैल्यूज डालते हो तो आपका मीन चेंज हो जाता है। सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम्स इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर हम एक लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4, एक बार हम एक करके देखते हैं जिसके अंदर हम डेटा लेंगे। देखिए, अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ यहाँ पर, वन प्लस हमने किया 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये कितना है आपका? 5, 15 आया। 15 को आप क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 3, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 5, राइट। अगर आप क्या करते हो, इसको चेंज करते हो, सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम्स। डेविएशन मतलब मीन कितना निकला आपका? कितना निकला आपका? 4 3 6 10 15, 15/5 होगा, क्योंकि 5 आइटम्स है। तो आपका मीन कितना निकला? 3। डेविएशन मतलब पहला डिजिट कितना दूर है, तो हम डेविएट मतलब लेस करेंगे किसको? 1 से। डेविएट कितने दूर, दूर कितना है, डिजिट्स कितनी दूर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। कितना 2? 3 - 1 कितना आया? 2। उसके बाद क्या प्लस करोगे? प्लस आया 1, फिर कितना आया? +0, फिर कितना आया? -1, फिर कितना आया? -2। अब ये देखो, अगर हम इसको करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम्स, अगर हम डेविएशंस निकालते हैं, दूरी निकालते हैं और उसको जोड़ते हैं, तो आइटम कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? 0। ये बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहा है, पॉइंट ऑफ बैलेंस। पॉइंट ऑफ बैलेंस क्या है? सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशन और इक्वल टू सम ऑफ नेगेटिव डेविएशन। इसका मतलब क्या है? देखिए, 2 + 1 क्या था? 3, और -1 और -2 कितना हो गया? इक्वल्स टू -3, 3 आ गया। तो पॉइंट ऑफ बैलेंस क्या हो गया? सम ऑफ पॉजिटिव, जो भी पॉजिटिव थे और नेगेटिव थे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, जो कि हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट में हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। नेक्स्ट में है, इसके कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स देखिए, sum of square of deviation from mean, sum of square of deviation from mean is minimum. In other words, sum of square deviation from taken from any other value than the arithmetic mean is always higher. इसका मतलब क्या है कि अगर हम मीन्स का, देखो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, डेविएशन निकाला, उसका हमने स्क्वायर किया, तो वो हमेशा कम आएगा अगर वो हम अरिथमेटिक मीन से ले रहे हैं। तो इसको हम समझ के करते हैं कि इसमें क्या बात कही गई है। देखिए, जैसे अगर हमने लिखा 1, वही हम एग्जाम्पल कैरी करते हैं, +2 + 3 + 4 + 5, कितना निकला? 15। 15 को कितने से डिवाइड करोगे? 5, तो आपका मीन कितना आ जाएगा? 3। डेविएशन निकालो, 3 से डेविएशन निकाला तो कितना आया? 2 + 1 + 0 -1 -2। ठीक है, कितना है? -1 और -2, तो आंसर कितना है आपका? 0। अब इसमें लिख रखा है कि अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4, +1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1, +0 का स्क्वायर 0, +1 का स्क्वायर 1, +2 का स्क्वायर 4, तो कितना आया यहाँ पर? 10। कितना आया? 10। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन
डेविएशन निकाले थे हमने, उसका सम ऑफ स्क्वायर करा, उसका स्क्वायर करा, और उसको सम कर दिया। सम कितना आ रहा है? 10। वो हमेशा, अगर हम अर्थमेटिक मीन से निकालेंगे तो वो क्या आएगा? हमेशा कम आएगा, ये लिख रखा है। और अगर अदर वैल्यू से लेंगे, अगर हम किससे लेंगे? अदर वैल्यू से लेंगे तो वो क्या आएगा? ज्यादा आएगा। ठीक है, ये था इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, इफ ईच आइटम ऑफ द, नेक्स्ट फीचर क्या है? देखिए, क्वेश्चंस क्या आते हैं हमेशा ना, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स में से आ जाते हैं। हम मीन स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 10 से, लेकिन फर्क क्या है कि एंटी नेट इसको देता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर देता है। इसमें लिख रखा है, और इफ each item of the original series is replaced by the actual mean, then the sum of those substitution will be equal to the sum of the individual items। देखिए, जैसे जैसे कह रहा है हमें वैसे वैसे करना है। देखो इसमें क्या लिख रखा है, each item of the original series is replaced by the actual mean। अब एक्चुअल मीन कितना आया था मेरा? 3 आया था। अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, हर चीज को, ईच आइटम, तो 3 + 3 + 3 + 3 आ गया। 5 बार लिखा हमने। उसके बाद लिख रखा है, इफ ईच आइटम ऑफ द ओरिजिनल सीरीज इज रिप्लेस्ड बाय द एक्चुअल मीन, मैंने एक्चुअल मीन से रिप्लेस कर दिया, देन द सम ऑफ दो सब्स्टिट्यूशन विल बी इक्वल टू द, इनका जो सम है कितना आ जाएगा? 15 विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल आइटम्स। अब देखो इस वाले टेक्स्ट में, यहाँ पर हमने कितना लिखा हुआ था? 1 + 2 + 3 + 4 भी कितना आया हुआ था आपका? 15 आया हुआ था। तो वही यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कि अगर ईच सीरीज को हम 3 3 3 3 लिख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? इक्वल आएगा सम ऑफ द इंडिविजुअल आइटम के। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, विच मीन्स इफ सीरीज इंक्रीज, डिक्रीज, डिवाइड और मल्टीप्लाई, देन मीन इज ऑल्सो चेंज बाय द सेम वैल्यू। इसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को याद करना है, याद नहीं करना, समझना है क्या चीज, कि ओरिजिन का मतलब होता है प्लस माइनस, और स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई डिवाइड। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। प्लस माइनस का मतलब कि अगर आप किसी डिजिट में ऐड और लेस कर रहे हो, स्केल मतलब बढ़ा दिया ज्यादा और घटा दिया ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक सीरीज को इंक्रीज किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है, तो मीन भी चेंज हो जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे। देखिए, अगर मैं कहती हूँ, हम वहीं से लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, आपका मीन कितना आ रहा था? 15। कैलकुलेशन करके 15 डिवाइडेड बाय 5 आपका मीन आ रहा था 3। अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं, इंक्रीज किससे कर दूं? +2 कर देती हूँ सब में, तो कितना आया? +2 कराया तो पहली डिजिट क्या बनी? 3। 3 + 5 +3 + 2, देखो 2 + 3 5 हो गया। 3 + 2 करोगे, एक सेकेंड, सब में 2 ऐड करते चले जाओ, यहाँ पर 4 हो गया। 3 में 2 ऐड करोगे 5 हो गया। 4 में 2 ऐड करोगे 6 हो गया। 5 में 2 करोगे 7 हो गया। तो इसकी कैलकुलेशन करो, कितना आ गया? ये 5 × 4 9 9 12, और ये आ गया आपका 25। 25 डिवाइडेड बाय 5, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई इसमें? 5। तो देखिए, मैंने लिख रखा है, इट इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल, मतलब विच मीन्स इफ सीरीज इंक्रीज, मैंने एग्जांपल किसका लिया? इंक्रीज कराया, किस चीज से? 2 से। डिक्रीज कराएंगे या डिवाइड कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, सर्टेन वैल्यू, सर्टेन वैल्यू क्या ली मैंने? 2, हर सीरीज को 2 से ही कराया। तो मेन क्या हो जाएगा आपका? चेंज हो जाएगा सेम वैल्यू से। तो पहले मीन कितना था? 3, और अब मीन कितना आ रहा है? 5। ऐड कितना कराया था? 2, तो मीन भी कितने से इंक्रीज हो गया? 2 से। ऐसे ही आप तीनों के केस करके देखोगे, जिसमें आप डिक्रीज कर रहे हो, जिसमें आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर रहे हो, तो आपका मीन भी उतने से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतने से ही डिवाइड हो जाएगा, और उससे ही डिक्रीज हो जाएगा। तो ये थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? मीन की। ठीक है, ये थी मीन की कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्री, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई है ज्योमेट्रिक मीन। 3 टाइप का मीन था, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक। देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन, ये क्या होता है? डिपेंडेंट ऑन ऑल आइटम्स, ये प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सीरीज विल रिमेन अनचेंज इफ वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच इंडिविजुअल वैल्यू। देखिए, सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन। एन के बाद आप क्या करोगे? इसके अंदर देखिए, इसके अंदर अंडर रूट आता है। कैसे करेंगे? यहाँ से हम समझते हैं इसको। देखिए, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है? एन। एन के बाद क्या लोगे? प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट लोगे? जो भी आपके नंबर्स होंगे, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन।
जैसे अगर 1 का स्क्वायर लिखा आपने यहाँ पर, फिर कितना लिखा, प्लस 2 का स्क्वायर लिख दिया, तो ये क्या हो गया आपका ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन आपको क्या बताता है, यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए ज्योमेट्रिक मीन आपको क्या बता रहा है, डिपेंडेंट ऑन ऑल आइटम्स, सारे आइटम्स लिए जाते हैं, इसके अंदर प्रोडक्ट करते हैं, प्लस नहीं करते, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। ऑलवेज लेस आता है अर्थमेटिक मीन से। अगर आप किसी का अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हो और किसी का ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हो, तो ज्योमेट्रिक मीन हमेशा क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन में क्या कर देते हो आप, अंडर रूट कर देते हो, इस वजह से हमेशा क्या होता है, आता है। ठीक है। जी, सम ऑफ डेविएशन बिलो एंड अबव जीएम आर सेम। अगर आप उसका डेविएशन निकालते हो और उसको प्लस करते हो, जीएम से क्या आएगा, कम आएगा या ज्यादा आएगा, सेम आएगा। मतलब कम से निकालोगे, ज्यादा से निकालोगे, तो आपका जीएम हमेशा सेम सेम आएगा। ठीक है। ये किस लिए यूज किया जाता है, ज्योमेट्रिक मीन इंडेक्स नंबर निकालने में, एनुअल रिटर्न निकालने में, इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए ये यूज किया जाता है। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन का हमने फॉर्मूला देख ही लिया था। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट मीन की अपनी, विच इज हार्मोनिक मीन। आपके मीन कितने टाइप के थे, 3 टाइप के थे, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। तो हार्मोनिक मीन क्या है, ये रेसिप्रोकल है किसका, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का। मतलब अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल कौन सा होता है, हार्मोनिक मीन। इसके अंदर हम चीजें कैसे लिखते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, रिवर्स होता है रेसिप्रोकल। देखिए अगर हम बात कर रहे थे अर्थमेटिक मीन की, तो अर्थमेटिक मीन में हम कैसे लिख रहे थे, देखिए अर्थमेटिक मीन में चीजें लिखी जा रही थी, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस टाइप से लिखी जा रही थी। इसके अंदर क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे टोटल नंबर्स कितने हैं, क्या हुआ टोटल कितना हुआ, 5। 5 को डिवाइड कर दोगे किससे, 1 बाय, मतलब 1, फिर उसको डिवाइड बाय 1, फिर क्या करोगे, प्लस, फिर किससे करोगे, 1/, 1 तो लगेगा ही उसके नीचे, किससे कर दोगे, 2 से, फिर प्लस करोगे, लिखोगे 1/3, फिर प्लस करोगे 1/4। इस टाइप से चलेगा, तो इट्स अ रेसिप्रोकल हो गया अर्थमेटिक मीन। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि अर्थमेटिक हार्मोनिक मीन किसका रेसिप्रोकल है, अर्थमेटिक मीन का, ज्योमेट्रिक मीन का। ये स्टेटमेंट्स आ जाती है। ये लोवेस्ट मीन बताता है, इट डिफाइंस द रिलेशन ऑफ टू डिफरेंट यूनिट्स, और ये स्पीड, रेट, कॉस्ट रेशियोज ये निकालने के लिए यूज किया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, जिसमें से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, कि बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो हम रिलेशनशिप की बात करते हैं। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, इसको हम याद कैसे करेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन आता है कि सिंबल में बड़ा कौन है। बताओ अगर हम अल्फाबेट सीरीज लिख रहे हैं, मतलब अल्फाबेट्स लिख रहे हैं, सबसे पहले क्या आता है, ए, देन क्या आता है, जी, उसके बाद क्या आता है, एच। मतलब ए के बाद आता तो बी सी डी है, लेकिन सबसे पहले क्या आ जाता है, जी, फिर क्या आता है आपका एच। तो बड़ा भाई कौन है, अर्थमेटिक मीन। तो हम इसको ऐसे याद करेंगे कि अर्थमेटिक मीन में बड़ा भाई कौन है। सबसे पहले ये देखिए, अर्थमेटिक मीन में बड़ा भाई है आपका अर्थमेटिक मीन। उसके बाद कौन सा, ज्योमेट्रिक। जैसे जैसे अल्फाबेट्स बढ़े हैं वैसे वैसे अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। तो अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन। उसके बाद इसके इसके अंदर याद करने का आ गया, जैसे अल्फाबेट्स में लिखोगे वैसे ही बढ़ा है, आप एरो का आप सिंबल ऐसे लगा दोगे, ग्रेटर। उसके बाद लास्ट हमारे पास एक पॉइंट है जिसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं फॉर्मूले का, कि आपको ना एक सीरीज दी गई है जिसके अंदर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन। देखिए ये ना हर टाइप में लगते रहते हैं। मतलब ये क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन से भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन हार्मोनिक मीन से भी पूछा जा सकता है, ज्योमेट्रिक मीन। तो आपको एक वैल्यू दे देगा और दूसरी वैल्यू पूछ लेगा। अगर देखो हमने क्या करा है, हार्मोनिक मीन का लिखा हुआ है विच इज ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन। अगर हमसे पूछते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो हम हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, अर्थमेटिक मीन से। तो आपको इनके बीच के रिलेशन के लिए इनमें से बड़ा कौन है, और अगर दो चीज गिवन है, तीसरी चीज कैसे निकाली जाए, वो हमें इसमें से समझना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा स्टैट्स में, कि स्टैट्स की ब्रांचेस क्या होती है, स्टैट्स क्या होते हैं, उसके लिमिटेशंस क्या है। देन हमने लास्ट में पढ़ा कि अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में बड़ा कौन है और उनके बीच में कौन सी रिलेशनशिप है। ठीक है, थैंक यू।